हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना दोस्त इम्तियाज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माई क्यूट्यूब्स। अभी तक हम लोगों ने सभी ऑस्मोटिक प्रेशर, सभी टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं और अब हमारा आज का लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम लोगों को ऑस्मोसिस समझ लेना चाहिए कि आखिर ऑस्मोसिस क्या होता है। आप लोगों ने कभी किशमिश को पानी के अंदर डुबो के रखा है? अगर रखा होगा तो जरूर आप समझ गए होंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। यहाँ पे किशमिश को मैंने पानी के अंदर डुबो के रखा है और थोड़ी देर के रखने के बाद मैंने देखा ये ड्राई ग्रेप्स जो है वाटर में डालने के बाद थोड़ी देर के बाद वो स्वेल जाते हैं। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ, आपने ये एग्जांपल देखा, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ तो आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर आप ऐसे इस तरीके से कोई फ्रूट डालें और उसको कट करके तो आप देखेंगे उसका पिकल बन जाएगा। या फिर अगर आप में से किसी को ये बताया जाए कि आप 14 फरवरी के टाइम पे आपको गुलाब मिलता है, उस गुलाब को काफी दिनों तक स्टोर करके रखना है, बचा के रखना है, तो आप उसको एक पानी से भरे हुए जार के अंदर रख दीजिए। जब आप पानी से भरे हुए जार के अंदर रखेंगे तो वही मुरझाया हुआ गुलाब आप देखेंगे फ्रेश वाटर में रखने के बाद वो फ्रेश हो जाता है। अब क्वेश्चन आया कि आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई तो रीजन होगा, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ग्रेप्स के अंदर जा रहे थे, यहाँ मॉलिक्यूल वाटर के बाहर आ रहे थे और यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल इस फ्लावर के अंदर जा रहे थे, जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस हो रहे थे। ये वाटर के मॉलिक्यूल का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना, यही ऑस्मोसिस कहलाता है। इसमें कुछ और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखें तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। मूवमेंट वाटर के मॉलिक्यूल का होता है। एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे मैं समझूँ। सपोज दैट यहाँ पे एक बीकर है, इस बीकर में मैंने इस तरफ फ्रेश वाटर रखा है और इस तरफ सॉल्ट वाटर रखा है और इसको सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से मैंने सेपरेट करके रखा है। अगर थोड़ा सा जूम करूं तो उस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में मैं देख पाऊंगा यहाँ पे इस तरीके का कुछ ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है और इसमें एक छोटे छोटे पोर बने होते हैं। अच्छा, आप इस पोर के साइज को जरा ध्यान से देखिए। इस पोर के साइज को जरा आप यहाँ से इस पोर के साइज को देख पा रहे हैं। तो ये जो आपको इतना पोर दिख रहा है, ये पोर का साइज ये इतना छोटा है, इससे ना तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल पास हो पाएंगे और ना ही सोडियम के मॉलिक्यूल पास हो पाएंगे। सोडियम और क्लोरीन के मॉलिक्यूल अगर नहीं पास हो पा रहे हैं तो सिर्फ किसके मॉलिक्यूल पास हो पाएंगे? आप देखेंगे वाटर के मॉलिक्यूल बड़ी ही आसानी से एक पोर्शन से दूसरी पोर्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। यानी कि इनका जो पोर साइज है वो पोर साइज इस हिसाब से बनाया जाता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव ना कर पाए। सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल ही एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक मूव करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर में आप देखेंगे वाटर के जो पार्टिकल फ्रेश वाटर से लेकर के सॉल्ट वाटर की तरफ मूव करते चले जाएंगे। ये जो आपको देख पा रही है क्या है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम बोलते हैं इसे। ठीक, मेरे ख्याल से अब तक आप ये सारी बातें जो भी मैंने अभी तक समझाया वो आपके समझ में आएगा। कुछ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को अगर आप नहीं देखें और रियल लाइफ में देखना चाहते हैं तो आप कोई प्याज को बारीक ऐसे प्याज को जब कट करेंगे तो प्याज को कट करेंगे, आप प्याज को छिलेंगे तो ऊपर बहुत ही पतली सी एक झिल्ली होती है, वही होती है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। या मैं अगर आपको कहूँ, आप कभी एक को छिलिए, एक को छिलने के बाद आप ऊपर एक पतली सी लेयर मिलेगा, बहुत ही पतला सा लेयर मिलेगा, वही होता है आपका सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। मैं उस अनियन को जो मैंने कट किया है उसको थोड़ा सा जूम करके उसके पूरे शेप को दिखा रहा हूँ, यही है आपका सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। या मैं एक के बारे में बात करूँ तो एक को जब आप छिलते हैं तो एक के छिलने के बाद आप ऊपर एक लेयर देखेंगे, यही होता है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इसको हम एग मेम्ब्रेन का नाम देते हैं या एग मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि एग में होता है इसलिए एग मेम्ब्रेन होते हैं। पिक्स ब्लेंडर ये भी एक टाइप का सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। या मैं पर्चमेंट पेपर की बात करूं, पर्चमेंट पेपर भी एक टाइप का सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। तो चाहे आप एग मेम्ब्रेन की बात करें, चाहे पिक्स ब्लेंडेड की बात करें, चाहे आप पर्चमेंट पेपर की बात करें, ये सब के सब सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इस इनमें से कोई भी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन यूज करके हम सॉलिड और सॉल्वेंट के पार्टिकल में ऑस्मोसिस करा सकते हैं। सेलोफेन मेम्ब्रेन ये सबसे इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है। ये अक्सर हम लोग जब भी कभी इंडस्ट्री में यूज करना होता है तो हम इसी मेम्ब्रेन का यूज करते हैं। हम इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये ऑस्मोसिस प्रोसेस पूरी
तरह से डिटेल में समझाऊंगा और देखूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं। फिलहाल आपको मैं इतना बता दूं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में आप जब देखेंगे फ्रेश वाटर, यहाँ पे ये फ्रेश वाटर है, ये सॉल्ट वाटर है, इस तरफ ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो हमेशा सॉल्वेंट के पार्टिकल, याद रखें सॉल्वेंट के पार्टिकल, क्योंकि मैंने आपको मेम्ब्रेन का साइज दिखाया, सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े होते हैं तो वो नहीं पास कर पाएंगे, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल ही पास कर पाएंगे। सॉल्वेंट के पार्टिकल अब देखें दोनों हैं, इस तरफ भी देख लीजिए उस तरफ भी देख लीजिए। यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अगर मैं यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन को C1 लिखूं, ये है C1 और ये है C2, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ C1 इज ग्रेटर देन C2। ठीक है, मैंने यहाँ पे C1 लिखा है, यहाँ पे C2 लिखा है, और साथ ही साथ मैंने ये भी लिख दिया है कि C1 इज ग्रेटर देन C2। अब आपसे मैं जो चीज पूछ रहा हूँ जरा आप उसको बताएंगे। मैं आपसे बस ये पूछ, या फिर मैं यहाँ पे लिखूँ ये फ्रेश वाटर है और ये प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, तो हमेशा इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो नेचुरल प्रोसेस हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करता है। इक्विलिब्रियम तो तब मेंटेन होगा ना जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो। अब दोनों के, अब देखिए मान लीजिए ये कॉन्सेंट्रेटेड है, इसके कॉन्सेंट्रेशन के बराबर लाने के लिए इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, और अगर ये डाइल्यूट है तो इसको इसके बराबर लाने के लिए इसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ये कॉन्सेंट्रेट करना पड़ रहा है, ये डाइल्यूट करना पड़ रहा है। तो आपको पता होगा ये डाइल्यूट कब होगा, जब इसके अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल ऐड किए जाए। ये कॉन्सेंट्रेटेड कब होगा, जब इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल कम किए जाएं। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल ही मूव कर सकते हैं, सॉल्यूट तो मूव नहीं कर सकता। और यहाँ पे अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल इसमें बढ़ा दिए जाएं और इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल कम कर दिए जाएं तो ये डाइल्यूट हो जाएगा और ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। धीरे धीरे ये डाइल्यूट होता रहेगा, धीरे धीरे ये कॉन्सेंट्रेट होता रहेगा। इससे एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा और उस टाइम पे प्रोसेस रुक जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में आप देख पा रहे हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल एक पोर्शन से यानी कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव किए। अगर आप चाहें तो ऑस्मोसिस को मैं थोड़ा सा इस तरीके से बता दूं। यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यू शेप। अब यहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन का अमाउंट आप देख रहे हैं कम हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन का अमाउंट बढ़ रहा है। बट आप ये पोटेंशियल ना देखिए, अमाउंट मत देखिए, आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन देखिए। जैसे जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल कम हो रहे थे वैसे वैसे इसका सॉल्वेंट का पार्टिकल कम होने की वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था। जैसे जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल बढ़ रहे थे इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा था। फिर एक टाइम ऐसा शायद आएगा जब पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूव करना बंद हो जाएगा। आइए देखते हैं एक छोटी सी बात जो शायद आपके समझ में ना आई हो, जिसको मैं समझाना चाहूंगा, वो ये कि अगर एक मिनट के लिए मैं आपसे बस पूछूं कि अगर आपके दिमाग में ये बात है कि सॉल्वेंट, ये जो सॉल्वेंट का पार्टिकल है, ये सॉल्वेंट का पार्टिकल इस तरफ जा सकता है, तो क्या सॉल्वेंट का पार्टिकल वापस नहीं आ सकता? मैं कह रहा हूं बिल्कुल आ सकता है, दोनों काम हो सकते हैं। सॉल्वेंट के पार्टिकल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भी आ सकता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भी जा सकता है। अगर आपका सॉल्वेंट का पार्टिकल, नॉर्मली सॉल्वेंट क्या करना है, लो कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है। लो कॉन्सेंट्रेशन को तो तब बढ़ा पाएगा जब यहाँ पे सॉल्वेंट कम होंगे, और इसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है, इसके कॉन्सेंट्रेशन को तभी कम कर पाएगा जब यहाँ पे सॉल्वेंट बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से सॉल्वेंट यहाँ से यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। सॉल्वेंट का पार्टिकल जब लो कॉन्सेंट्रेशन का हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा होगा उस टाइम इस ऑस्मोसिस को आप नाम देंगे एंडो ऑस्मोसिस। इसका नाम हो गया आपका एंडो ऑस्मोसिस। आपने कहा कि हो सकता है सर कि ये पार्टिकल वापस भी तो आ सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं, और अगर पार्टिकल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आएंगे तब इसका नाम हो जाएगा एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, तो एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस दो टाइप के ऑस्मोसिस होंगे। एंडोऑस्मोसिस जो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, जब जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर रहे हैं। एक्सोऑस्मोसिस जिसमें बाहर निकल रहा है यानी कि पार्टिकल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रहा है, एक्सोऑस्मोसिस। स्टार्टिंग में क्या होगा, आप कहेंगे सर स्टार्टिंग में एंडोऑस्मोसिस का रेट ज्यादा होगा, एक्सोऑस्मोसिस का रेट कम होगा। एंडोऑस्मोसिस का रेट क्या हो गया, ज्यादा, एक्सोऑस्मोसिस का रेट क्या हो गया, कम हो गया।
लेकिन धीरे धीरे जब प्रोसेस हो रहा होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि एंडोऑस्मोसिस का रेट धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और एक्सोऑस्मोसिस का रेट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा, यानी कि रेट ऑफ एंडोऑस्मोसिस रेट ऑफ एक्सोऑस्मोसिस के इक्वल हो गया होगा। जब रेट ऑफ एंडोऑस्मोसिस और रेट ऑफ एक्सोऑस्मोसिस इक्वल हो जाएगा, तब आप कहेंगे सर ना तो इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है ना ही इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। क्यों होगा जरा बताएं? अगर रेट ऑफ एंडोऑस्मोसिस रेट ऑफ एक्सोऑस्मोसिस के इक्वल है, दैट मींस जितने मॉलिक्यूल इसमें बढ़ रहे हैं उतने मॉलिक्यूल कम भी तो हो रहे हैं। जितने मॉलिक्यूल इधर से बढ़ रहे हैं उतने मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं, यानी कि ना तो इसके कॉन्सेंट्रेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा और ना ही इसके कॉन्सेंट्रेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। और अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप कहेंगे अब इक्विलिब्रियम आ गया, अब ऑस्मोसिस रुक गया। क्या हो गया? ऑस्मोसिस रुक गया। एक्चुअली ऑस्मोसिस रुका नहीं है, ऑस्मोसिस कभी रुकता नहीं है। इक्विलिब्रियम आने का मतलब रेट ऑफ एंडोऑस्मोसिस रेट ऑफ एक्सोऑस्मोसिस के इक्वल आ गया, बस रुका नहीं है। प्रोसेस अभी भी चल रहा है, अभी भी कुछ पार्टिकल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से कुछ पार्टिकल हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आएंगे। जब दोनों का रेट देखें, जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, तब आप कहेंगे सर अब जाकर रेट बराबर हो गया, इसका मतलब अब कोई भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा होगा। इस टाइम पे आप कहेंगे अब इक्विलिब्रियम आ गया। एक्चुअली इक्विलिब्रियम पे कोई प्रोसेस रुकता नहीं, वो चलता रहता है, दोनों का रेट सेम हो जाता है, दोनों प्रोसेस का रेट सेम हो जाता है। ओके, आइए बस यहाँ पे मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सॉल्वेंट है और ये है सॉल्यूशन। सॉल्वेंट है, ऑब्वियसली इसमें प्योर सॉल्वेंट है, और ये सॉल्यूशन है, यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। मैं यहाँ पे C1 रखूंगा, ये C2 रखूंगा, तो आपको पता है C1 इज ग्रेटर देन C2। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो इस टाइम पे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है वो कहाँ पे मूव करेंगे? सॉल्वेंट के पार्टिकल आप देख रहे हैं आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल आगे की तरफ मूव करेंगे। जब सॉल्वेंट के पार्टिकल आगे की तरफ मूव करेंगे, मैं कह रहा हूं नहीं मूव नहीं करने देना है, रोक देना है। आप कहेंगे कैसे रोकें? सॉल्वेंट के पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो कैसे रोकें? उसको रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा यहां से प्रेशर लगा दो। जब आप यहां से प्रेशर लगाएंगे तो इस तरफ से मॉलिक्यूल आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊपर से प्रेशर लग रहा है। और जब मॉलिक्यूल आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे तो आप कहेंगे अब जाके प्रोसेस धीरे से रुक रहा है। स्टार्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर भी P है और इसके ऊपर भी P है, लेकिन मैंने कहा इस पर मैंने एक छोटा सा प्रेशर लगाया, उस प्रेशर को मैंने नाम दिया है पाई। जैसे मैंने ये पाई प्रेशर लगाया, अब ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है ये धीरे धीरे कम होते होते रुक गया, स्टॉप हो गया। यानी अब इसमें से एक भी पार्टिकल आगे की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर वो मिनिमम प्रेशर जिस पर सॉल्वेंट के पार्टिकल का सॉल्यूशन में सेमी परमीएबल के थ्रू जो मूवमेंट होता है वो रुक जाए। एक ऐसे प्रेशर पे आप देखेंगे इस तरफ मूव कर रहा था, प्रेशर लगाया, मूवमेंट धीरे धीरे कम होने लगा। एक इतना प्रेशर लग गया, प्रेशर धीरे धीरे हम बढ़ाते गए तो एक ऐसा प्रेशर आया होगा, एक थ्रेशोल्ड प्रेशर आया होगा जिस पर ये प्रोसेस रुक गया, पूरी तरीके से रुक गया। अब कोई मूवमेंट आगे की तरफ जो पार्टिकल मूव कर रहे थे सॉल्वेंट के, अब वो मूव नहीं कर रहे। तो आप कहेंगे ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर पे जो आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है, कौन कितना एक्स्ट्रा ऐड किया है? पाई। ये जो पाई प्रेशर है, इसी पाई प्रेशर को आप ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम दे देंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? वो मिनिमम प्रेशर जिस पे ऑस्मोसिस रुक जा रहा है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। यहाँ पे पाई क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ऑस्मोसिस सीख लिया, और ऑस्मोसिस के साथ साथ आपने देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि ये जो सॉल्यूशन वो कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। जितना ज्यादा ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ये सॉल्यूशन जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उतनी तेजी से डाइल्यूट करने के लिए पार्टिकल आगे बढ़ेंगे सॉल्वेंट के, और जितनी तेजी से सॉल्वेंट के पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ेंगे उतना ज्यादा प्रेशर आपको लगाना होगा ताकि ये सॉल्वेंट के पार्टिकल रुकें। यानी कि आप कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
जितना ज्यादा सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन के अंदर होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, कितना ज्यादा सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। दैट मींस पाई अगर ऑस्मोटिक प्रेशर है तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। बट एक बात याद रखना है कि इस टाइम पे जो टेम्परेचर होना चाहिए वो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो एट अ गिवन टेम्परेचर T पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। आप सबको पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है। यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट लगाया है वो R एंड T। हमने क्या किया? आप प्रोपोर्शनल की जहाँ पे कांस्टेंट लगा है RT और साथ में इक्वल लगा है तो पाई इक्वल्स टू CRT। पाई इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? CRT। T आपका देख R क्या है? गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T जो है वो क्या है? आप सबको पता है T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, R इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आप सबको पता है C की वैल्यू N2/V। C क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं इस C की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करूं तब आप देख पाएंगे कि आपको मिलेगा एक नया इक्वेशन पाई इक्वल्स टू N2RT/V। ये देखिए N2RT/V। अगर मैं आपसे ये बात पूछता कि W ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है जिसका मोलर मास M2 है और W2 ग्राम है, तो आप N2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास बाय मोलर मास से N2 की वैल्यू W2/M2 आएगी। आप चाहें तो ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर सकते हैं और पाई की एक अलग तरीके की वैल्यू, एक नया फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब वो जो नया फॉर्मूला डिराइव होकर आएगा वो क्या आएगा? पाई इक्वल्स टू W2RT/M2 into V। हमने क्या किया? इस वैल्यू को उठा करके पाई के अंदर रखा और फाइनली पाई की वैल्यू आ गई W2RT/M2 into V। M2 क्या है आपको पता है? V2 क्या है आपको पता है? यहाँ से अगर हम मोलर मास निकालने की कोशिश करें तो M2 इक्वल्स टू W2RT/पाई into V। मोलर मास किसका? मोलर मास किसका? मोलर मास किसी बहुत बड़े पॉलीमर का। मान लो ये बहुत बड़ा सा पॉलीमर है, इस पॉलीमर का मोलर मास आपको निकालना और आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप क्या करो? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो। ऑस्मोटिक प्रेशर आप इसका कितना अमाउंट डालोगे उससे आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पता चलेगा। कितने वॉल्यूम में आपने डाला ये तो आपको पता रहेगा, आर की वैल्यू तो आपको पता है, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है ये पता होगा, कितना पॉलीमर आप डाल रहे हैं वेट करके ये भी पता चल जाएगा। तो उससे हम क्या करेंगे? इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे और किसी भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? किसी भी पॉलीमर का क्या निकाला? मॉलिक्यूलर मास निकाला। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है? ऑस्मोटिक प्रेशर। और दूसरा जैसे कि बायोमोलिक्यूल की बात करें, बायोमोलिक्यूल की बात करें, डीएनए की बात करें, आरएनए की बात करें, इन सबका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इन सबका मॉलिक्यूलर मास कितना आसान थोड़ी होता निकालना। इसके लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप इतना आरएनए लिखिए, इतना डीएनए लिखिए और उससे आप ऑस्मोटिक प्रेशर आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि एडवांटेज क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। इसके पहले भी हमने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। कौन कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्यूजन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड आखिर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतना ज्यादा मजेदार एडवांटेज क्यों है इसका? तो पहली बात तो ये कि मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, इसको रूम टेम्परेचर पे मेजर कर सकते हैं। और दूसरी बात, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज्ड इंस्टेंट ऑफ मोलैरिटी। यहाँ पे हमने मोलैरिटी यूज नहीं किया, हमने क्या यूज किया है? मोलैरिटी यूज किया। हर इसके पहले हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूले देखे हैं उन सारे फॉर्मूले में क्या यूज हुआ है? मोलैरिटी यूज हुआ है, लेकिन इसमें हमने मोलैरिटी यूज किया। ओके, नेक्स्ट अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट आप सभी लोग अपनी कॉपी नोट करें। 1 liter of an aqueous solution of a protein contain 10 gram of protein. The osmotic pressure of the solution at 300 Kelvin is found to be 2 into 10 to the power minus 3 atmosphere. Calculate the molar mass of protein. प्रोटीन के मोलर मास को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम है जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। क्या क्या गिवन है देख लीजिए। W2 गिवन है, V गिवन है, टेम्परेचर दे रखा है, ये तीनों बात दे रखी है। फॉर्मूला आपका क्या है?
पाई की वैल्यू भी 2 × 10⁻³ दे रखी, पाई दे रखा है, डब्ल्यू टी वी टी सब दे रखा है। फॉर्मूला क्या है, m2 निकालना है, फॉर्मूला यूज कर लीजिए, मेरे ख्याल से याद होगा आपको। ठीक है, आर की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, 0. नहीं दिया हो तो 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल आप यूज करेंगे। ठीक है, अगर ना दिया हो तो m2 = W2RT/π × सारी वैल्यू को आगे पुट कीजिए। WT वहां पे कितना है 10, पुट कीजिए W = 10, R की वैल्यू डाल दिया 0.082 × 0.082 डाल दिया इंटू 300 केल्विन टेम्परेचर डाल दिया, 2 × 10⁻³ पाई की वैल्यू डाल दिया, 1 लीटर आपका सॉल्यूशन ये डाल दिया। सारी वैल्यू को हमने डाला और डालने के बाद कैलकुलेट किया तो m2 की जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं वो है 123,000 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास। जो भी प्रोटीन आपने यूज किया है, उस प्रोटीन का मोलर मास m2 दिया गया 123,000 ग्राम पर मोल। अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर इसका एक और एप्लीकेशन है। चलिए आप नोट कर चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे कुछ और बातें आपको सिखाऊं तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा सॉल्ट डाइट करते हैं तो उनकी बॉडी चेंज हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है आपके बारे में, अगर आपके बारे में ये बताऊं कि आपने ज्यादा सॉल्ट डाइट ले ली तो उसकी वजह से आपके बॉडी में सूजन आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों ऐसा होता होगा, आइए मैं सिखाता हूँ। सबसे पहला काम ये कि आप दो सॉल्यूशन, पहले ये पूरा टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। एक सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे ले लिया जिसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, दूसरा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन C2, और ये सिर्फ एक सिंगल टेम्परेचर है T पर ही C1 C2 है। इसका कॉन्सेंट्रेशन C1, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2। इसके लिए π1 की वैल्यू C1 RT और इसके लिए π2 की वैल्यू C2 RT है ना। तो यहाँ पे π1 की वैल्यू C1 RT, π2 की वैल्यू C2 RT। अगर मैं आपसे ये कह देता कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम कर दो, यानी कि C1 और C2 की वैल्यू इक्वल कर दो, C1 और C2 इक्वल हो गया तो RT तो कांस्टेंट है, RT तो कांस्टेंट है, तो आपका देखेंगे π1 π2 भी इक्वल हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों इक्वल होते ही ऑस्मोटिक प्रेशर भी दोनों के इक्वल हो जाएंगे। और अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन मिल जाए जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है सेम टेम्परेचर पे, याद रखें सेम टेम्परेचर पे, तब आप कहेंगे कि वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या आप ऐसा कह सकते हैं इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द सेम टेम्परेचर हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। दो सॉल्यूशन है, वो इक्विमोलर है और वो सेम टेम्परेचर पे है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा, ये फिक्स, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। अब इस टाइप के जो सॉल्यूशन होंगे उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में एक बात याद रखेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी मूवमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इधर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया, और कॉन्सेंट्रेशन सेम करने के लिए ही तो सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर रहे थे, और जब ऑलरेडी सेम है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल क्यों मूव करेंगे, तो सॉल्वेंट के कोई पार्टिकल मूव नहीं करेगा। यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक टाइप का इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चलता है, इसमें कोई भी सॉल्वेंट के पार्टिकल का कोई भी मूवमेंट नहीं होता। ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं समझने की कोशिश करूंगा। आपको सबको पता है, अगर आप अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, आप एक ग्लूकोज चढ़वाने जाते हैं, तो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन होता है 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन। तो अगर ये इसके अंदर जो है वो 0. हमारे बॉडी के अंदर, हम अगर अपने ब्लड के बारे में बात करें, हमारे ब्लड के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है NaCl का वो 0.9% W/V NaCl। और अगर हमें एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जाए जिसमें भी 0.9% W/V NaCl है, इसका मतलब मेरे ब्लड का पाई ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सेम होगा, और जब दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएंगे तब आप कहेंगे कि इस बार कोई मूवमेंट नहीं होगा, जो जैसा है वैसा है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये ब्लड है RBC
रेड ब्लड सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.9% NaCl और बाहर कितना है यही है 0.9% NaCl। अंदर भी 0.9% NaCl, बाहर भी 0.9% NaCl। तो आपने कहा दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, और अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो आप ये कहेंगे कि इस बार कोई चेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि जितना एंडोऑस्मोसिस होगा उतना एक्सोऑस्मोसिस होगा, दोनों का रेट सेम होगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात ये मैं बताऊं कि अगर कभी भी आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पाई ऑफ NaCl सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन मोर देन 0.9%, आप पाई ऑफ ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन है, आप कहेंगे कि जो सॉल्यूशन आपने डाला उसका कंसंट्रेशन अगर ज्यादा कर देंगे तो आप इस टाइप के सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का नाम देंगे। तो पहले कौन सा था आइसोटोनिक, अभी कौन सा होगा हाइपरटोनिक। आइए देखते हैं हाइपरटोनिक से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अंदर का कंसंट्रेशन कितना है 0.9%, बाहर का कंसंट्रेशन कितना है आप कहेंगे कि अप्रोक्सीमेट 1%। तो बाहर क्योंकि ज्यादा है ना, मोर देन कंसंट्रेशन मोर देन 0.9%, तो मैं 1% ले लेता हूँ। बाहर का कंसंट्रेशन 1% है, अंदर का कंसंट्रेशन 0.9% है, तो आप तुरंत बता दीजिए मॉलिक्यूल किधर मूव करेंगे सॉल्वेंट के। आप कहेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल बाहर की तरफ मूव करेंगे। और अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल बाहर की तरफ मूव करेंगे तो ये रेड ब्लड सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक होता चला जाएगा। आप कहेंगे रेड ब्लड सेल श्रिंक हो गया। यानी कि अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपकी बॉडी के अंदर इंटर करा दिया जाए तो आपके बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल श्रिंक हो जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो रेड ब्लड सेल हैं, ये रेड ब्लड सेल हमारे ब्रेन के पास ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं, और अगर यही श्रिंक हो गए तो ऑक्सीजन का अमाउंट ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा प्रॉपर, जिसकी वजह से हमारे सोचने की पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो रहा एक टाइप का सॉल्यूशन जिसे आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाते हैं। अब अगर मैं कहूँ वो लेस देन हो जाए, अभी तक हायर देन था, अब मैं कह रहा हूँ लेस देन हो जाए, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें NaCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से कम हो जाए, उस टाइप के सॉल्यूशन को आप बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देखा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखा, अब क्या देख रहे हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा। मैंने आपसे कहा कि अभी इस बार अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.9%, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.9%, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.8%। आपको पता है ना, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं ताकि कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए। तो जब सॉल्वेंट के पार्टिकल लोअर से हायर की तरफ मूव करेंगे, तो जब अंदर की तरफ मूव करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, रेड ब्लड सेल फूलता जाएगा, स्वेल होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बर्स्टिंग का काम हो जाएगा, यानी कि रेड ब्लड सेल बर्स्ट कर जाएगा। और जब रेड ब्लड सेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये बर्स्ट कर जाएगा, तब आप बोलेंगे कि अब ये ऑक्सीजन कहाँ से पहुंचाएगा, और इससे अब इसके ऐसा होने से हमारी बॉडी में ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हम पागल हो सकते हैं या मर सकते हैं। तो इसलिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को मैंने आपसे अच्छे से समझा दिया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ, रेड ब्लड सेल श्रिंक कर जा रही है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रेड ब्लड सेल बर्स्ट कर जा रही है। एक छोटा सा एग्जांपल, हाई सॉल्ट डाइट, अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्राइड राइस ये सब खाते हैं, चाउमीन, फ्राइड राइस या मोमोज, इस टाइप का कोई भी हाई सॉल्ट डाइट वाली कोई भी ऐसा डाइट है जिसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, चाइनीज़ फूड, तो उससे एडिमा नाम की बीमारी होती है। तो अगर आपको कभी भी हाई सॉल्ट डाइट लेना है या फिर आप हाई सॉल्ट डाइट लेते हैं तो मैं आपको मना कर दूँ, ऐसा आप ना करें। क्यों? क्योंकि इससे आपके एक पैर तो हाथी का हो जाएगा और एक तो घोड़े का रहेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। हाथी घोड़े का पैर लेके चलेंगे, एक पैर हाथी का एक घोड़े का, ऐसे ऐसे चलेंगे, ठीक है, दिक्कत होगी। फिर एडिमा नाम की बीमारी होती है, इसलिए इस बात को याद रखेंगे और आप कभी भी हाई सॉल्ट डाइट नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो हाई सॉल्ट डाइट से क्या होगा, एडिमा नाम की बीमारी। इसीलिए मैं आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस किससे रिलेटेड था, ऑस्मोसिस से रिलेटेड था, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड था। अब मैं आपको रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता दूं। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, ये फ्रेश वाटर है, ये सॉल्ट वाटर। तो हमेशा ऑस्मोसिस में क्या होता है, फ्रेश वाटर सॉल्ट से, फ्रेश वाटर के पार्टिकल सॉल्ट वाटर की तरफ मूव करते हैं। लेकिन मैं इधर से एक पाइप प्रेशर लगाता हूँ, पाइप प्रेशर क्या करता है, इसको रोक देता है।
लेकिन अब मैं जो प्रेशर लगा रहा हूँ वो पाई से ज्यादा, पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा। और जब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो पार्टिकल जो सॉल्वेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन मूव करने लगेगा। और जब अपोजिट डायरेक्शन मूव करने लगेंगे तो सॉल्ट, यहाँ पे जो सॉल्ट वाटर है इसमें से जो प्योर वाटर के पार्टिकल, भाई सॉल्ट तो मूव नहीं कर पाएगा, सॉल्ट तो कभी मूव नहीं कर पाएगा, कौन मूव करेगा? प्योर वाटर मूव करेगा। तो प्योर वाटर के पार्टिकल धीरे धीरे आपकी तरफ मूव करेंगे और आप देखेंगे फ्रेश वाटर के अंदर इंटर होते हुए आउटलेट में आपको प्योर वाटर मिल जाएगा। सिर्फ किस वजह से? आपने जो प्रेशर यूज किया है, इस बार आपने जो प्रेशर यूज किया है, ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अगर यूज कर दे तो समझ लेना कि आपने प्रोसेस को रिवर्स कर दिया है, वो रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाने लगेगा। ये हो गया आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। आप लोग देखेंगे जो आपको ये प्लांट होता है, आरओ का जो प्लांट होता है, ठीक है, वो सी वाटर को जब ये पूरे उसको वहां से प्योर वाटर निकाल रहे होते हैं, फिल्टर कर रहे होते हैं, उस टाइम ये पूरा का पूरा बड़ा सा प्लांट लगा होता है, ठीक है। और इसमें जो उन्होंने मेम्ब्रेन यूज किया है, वो मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हैं, ये है आपका मेम्ब्रेन, सेल्यूलोज एसीटेट का मेम्ब्रेन यूज करते हैं। सॉल्ट वाटर यानी कि सी वाटर से जब प्योर वाटर निकाला, सी वाटर से को लेकर के उससे से फिल्टर करके प्योर वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस करा के प्योर वाटर निकाला जाता है, तो उस टाइम पे जो मेम्ब्रेन यूज करते हैं वो होता है सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज एसीटेट मेम्ब्रेन यूज करके हमने इसको, ठीक है, सेल्यूलोज एसीटेट मेम्ब्रेन है। इसमें क्या होता है? प्योर वाटर सिर्फ एक तरफ वापस आ पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खास बात ये होती है कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं, सॉलिड के पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से इसमें सिर्फ वाटर के पार्टिकल एक ट्रेवल कर सकते थे, जिसकी वजह से आपने सारी चीजों को समझा, देखा और सीखा, और यही कुछ हो रहा होता है। तो ये था आपका ऑस्मोसिस, और उसके साथ साथ मैंने आपको पूरा का पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर भी बताया, और साथ ही साथ मैंने आपको सारी बातें भी समझाई, ऑस्मोसिस भी पूरी तरह से समझा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर भी समझा दिया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी तरह से समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हम लोगों ने जितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आइडियल समझ के पढ़ा, यानी कि अभी तक ना तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एसोसिएशन हो रहा था, ना ही डिसोसिएशन हो रहा था। अब एसोसिएशन और डिसोसिएशन हम लेकर के चलेंगे, यानी कि एबनॉर्मल मोलर मासेस, ये हमारे इस पूरे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे। आज का लेक्चर बस यहीं तक, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलना। ओके।